नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक वसंत के पाठ भगवान के डाकिए पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनकी कविताएं शक्ति और पौरुष से भरी हुई हैं। दिनकर जी स्वतंत्रतापूर्ण एक विद्रोही कवि के रूप में तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। अतः अब हम उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि। उनके खंड काव्य से भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम इस कविता भगवान के डाकिए का थोड़ा सा सार जान लेते हैं। कवि ने इसमें क्या कहने का प्रयास किया है? भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए कहा है। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिए हैं, ऐसा लेखक मानते हैं। ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने और जाने और प्राकृतिक संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। यह बात अलग है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को नहीं समझ पाते और न ही उनके लिए संदेशों को पढ़ पाते हैं। तो अब हम आइए पढ़ते हैं इसका पहला पैराग्राफ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों, इसमें जो ये शब्द आया है बाँचते हैं, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पढ़ते हैं। महादेश मतलब कोई एक बड़ा देश। अर्थात हमारी कविता भगवान के डाकिए जो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उसमें क्या कहने का प्रयास किया है लेखक ने? दिनकर जी दिनकर जी कहते हैं इस कविता में कि प्रकृति के दो तत्व हैं, पक्षी और बादल। यानी प्रकृति के दो भाग हैं, पक्षी और बादल, जो ईश्वर के डाकिए हैं। डाकिए क्या मतलब समझते हैं? पोस्टमैन। यानी कि वो भगवान के डाकिए हैं। कौन है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल। ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का काम करते हैं। ये जो आया है शब्द देखो, एक देश से दूसरे महादेश ले जाने का काम करते हैं। यानी इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती हैं, ये एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। कवि कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो मैसेज इधर से उधर लेकर जाते हैं, हम इनकी भाषा नहीं समझते हैं, किंतु इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छी प्रकार से पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। सभी चिड़ियों के चहकते हर पर पौधे खिल उठते हैं। बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। देखा होगा आपने, जैसे बादल आसमान में आते हैं तो पेड़ झूमने लगते हैं, मानो वो कोई प्रकृति का संदेश लेकर आए हों।
चलिए तो इसी प्रकार हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इस पद्यांश में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं। अब जो ये शब्द आया है, हम तो केवल यह आखते हैं। आखना का मतलब होता है बच्चों समझना, कि हम क्या समझते हैं, इस बारे में क्या अंडरस्टूड करते हैं। आखना मतलब होता है समझना। सुगंध मतलब होता है, ये जो सुगंध का मतलब होता है खुशबूदार, सुगंधित। तैरते मतलब हैं, अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। तैरते हैं मतलब उड़ते हैं। जैसे बादल आसमान में उड़ते रहते हैं तो हमें लगता है जैसे ये तैर रहे हों। तो आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि इसमें दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंख तैरते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। अब जो बादल होते हैं वो टकराकर बरसने लगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों कि हमारे देश का बादल उठ के हमारे ही देश में बरसेगा, ये तो कहीं नहीं होता है ना। तो प्रकृति जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। यानी ऐसा हो सकता है दूसरे देश से बादल उठकर दूसरे देश में बरस जाएं, तो प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। क्या बड़ी बात कही है? उनके अनुसार प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जल हमारी मूलभूत ज़रूरतों में से एक है। जल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है ना। उसके लिए अक्सर दो देशों या राज्यों में विवाद उत्पन्न होता रहता है। यदि बादलों एवं पक्षियों के लाए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी और सब कुछ ठीक होगा। यानी एक देश से उठ के बादल दूसरे देश में बरस जाते हैं, एक देश की खुशबू धूप में दूसरे देश में आती है। यानी प्रकृति समानता का संदेश देती है। अगर प्रकृति का संदेश प्रत्येक मानव समझ ले तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो अब यहाँ हमारे पाठ का सार समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।